नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक का चैप्टर नंबर 5.6 और इसका नाम है वायुमंडल। जी हाँ, इसके तहत दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सूर्य ताप क्या है। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से होती है और जो पवन संचार करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो किस आधार पर करती है। चलिए इन सभी बातों को जानने के लिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और दोस्तों जानने के लिए अपने पास में रखिएगा क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक को भी हमारे साथ करिएगा आप इस बुक को हाईलाइट। और बिना वक्त गवाए अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों आपको ये चैप्टर मिलेगा इस बुक के पेज नंबर 155 पर। ओपन करिए वायुमंडल 5.6। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि वायुमंडल की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, इसकी व्याख्या को हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दोस्तों इस बुक में जो डेफिनेशन दी गई है वो बहुत ही लेंथी डेफिनेशन दी गई है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, बट आपको केवल अपनी समझ के आधार पर आपको इतना कम से कम याद रखना है कि जो वायुमंडल होता है ये विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है और इसके द्वारा ही वायुमंडल की संरचना होती है। अगर ये गैस ना हो तो हमारा वायुमंडल भी हमारे पास नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल अनेक गैसों का एक मिश्रण होता है। गैसों के अतिरिक्त कभी कभी इसमें हमको जलवाष्प देखने को मिलता है, कभी कभी धूल के कण हमको देखने को मिलते हैं। बस ये इसकी सिंपल सी परिभाषा है। और वायुमंडल की संरचना के लिए इसमें आवश्यक कौन कौन सी गैसें होती हैं उसको हम जान लेते हैं। बट इससे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु की रचना है। गैसों के अनुपात में अधिकतर एक सी रहती है, जो इस प्रकार से है। यहाँ अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में तो वायुमंडल के संगठन में जो पहली गैस आती है वो आती है नाइट्रोजन। इसका अधिकांश भाग क्या होता है, आपका नाइट्रोजन है वायुमंडल के अंदर और इसकी प्रतिशत मात्रा होती है 78.03%। ध्यान रखिएगा 78.03%। सेकेंड दोस्तों आपकी गैस है ऑक्सीजन गैस, इसमें आपका होता है 20.99%। अब ऑक्सीजन से संबंधी आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जो गैस वायुमंडल है हमारा, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे यहाँ क्या गैसों का क्या एक आवरण फैला हुआ है जिसके आधार पे हम सांस ले पा रहे हैं। तो आखिरकार धरती से कितनी ऊंचाई तक हमको ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। ठीक है, हमको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर कोई पेशेंट अस्थमैटिक है तो वो अलग केस होता है, वहाँ पे वायु दाब थोड़ा सा फ्लक्चुएट मारता है तो उसकी वजह से उसकी हेल्थ में इशू आ सकता है। बट ध्यान रखिएगा कि जो ऑक्सीजन गैस है ये वायुमंडल में 64 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। अगर हम इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमको क्या होगा, ऑक्सीजन का अभाव मिलेगा, हमको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ेगी। और ध्यान रखिएगा 64 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे उसके बाद क्या होगा, क्या ईंधन जलेगा? अगर आप लोग कोई कोयला लेके जाओगे वहाँ पर कोयला जलेगा, लकड़ी जलेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईंधन के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन और वो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो वी कैन से दैट कि जो ऑक्सीजन की दोस्तों जो आपकी मात्रा फैली हुई है उसकी जो लिमिट उससे वो आपकी मात्र 64 किलोमीटर। अब बात करते हैं यहाँ पर नियॉन के बारे में। दोस्तों नियॉन का जो प्रतिशत मात्रा होती है ये होती है आपकी 0.0018% और जो हीलियम की मात्रा होती है वो होती है आपकी 0.0005%। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में दोस्तों। तो नाइट्रोजन आखिरकार हमारे लिए आवश्यक क्यों है? ऑक्सीजन था, काम चल रहा था, हम सांस ले रहे हैं, बस सांस छोड़ रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। दो गैस बहुत है मैक्सिमम। ठीक है, एक तो ऑक्सीजन और एक थोड़ी बहुत नाइट्रोजन अगर है तो कोई बात नहीं, उसको जगह मिल जानी चाहिए। बट नाइट्रोजन दोस्तों जीव मंडल के जीवधारियों के लिए मोस्ट टाइम पे गैस होती है, क्योंकि ये हमेशा एमिनो अम्ल का एक संघटक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल में और यूपीटीएससी लेखपाल का एग्जाम था कि ऐसी वायुमंडल की कौन सी गैस है जो एमिनो अम्ल का संघटक होती है। या फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स एग्जाम में 2018 में कि वो कौन सी गैस है जो प्रोटीन का निर्माण करती है। बस राइट आंसर इज क्या, नाइट्रोजन। दोस्तों जीव नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कोई भी नहीं कर सकता, इनडायरेक्ट वे में क्या होती है नाइट्रोजन हम लोग कंज्यूम करते हैं। राइट दोस्तों, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, लेग्यूमिनस पौधे एवं शैवाल की प्रजातियाँ नाइट्रोजन का क्या करती है, स्थिरीकरण करती है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। नेक्स्ट आपकी गैस है ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन कितनी लेयर तक फैली हुई है, मतलब कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है, ये अभी उन्होंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन रासायनिक दृष्टि से अधिक सक्रिय होता है क्योंकि ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से अन्य तत्वों के साथ तुरंत मिल जाती है। आपको सिंपल यहाँ ये ध्यान रखना है, बुक में हाईलाइट केवल आपको ये करना है कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और पौधे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये आप सब बच्चे जानते होंगे। ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया, जीवाश्म ईंधन एवं लकड़ी को जलाने में सहायक होता है। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, जल्दी से आप मुझे कमेंट करिएगा कि जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है 8। ये भी आप ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप लोग साइड में ज़रूर लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं CO2। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड की दो भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक तो होती है प्रकाश संश्लेषण में ये अहम भूमिका निभाता है CO2, और जो सेकंड जो भूमिका होती है वो होती है आपकी हरित गृह प्रभाव में वृद्धि। इसके कारण दोस्तों धरातल का जो टेम्परेचर होता है, धरातल के तापमान में वृद्धि होती है, जिसे हम लोग भूमंडलीय मतलब ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नाम तो दोस्तों आपने सुना होगा, गर्मी के टाइम पर हाई गर्मी हाई गर्मी हाई गर्मी, एसी इतना हाई या एसी इतना लो, ये सब आपके माइंड में घूमता होगा। हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल क्या आपका CO2 रहेगा। आगे बात करते हैं ओजोन के बारे में। दोस्तों ओजोन को ध्यान रखिएगा कि ओजोन वास्तव में ऑक्सीजन के अणु आइसोटोप होते हैं। ओजोन का संबंध ऑक्सीजन के साथ ही है, वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। अभी आपने दोस्तों जाना होगा ओजोन की मात्रा कितनी होती है, 0 पॉइंट, उसके बाद क्या था आपका नंबर, 0.12345 ये है आपका। और दोस्तों ओजोन की जो परत पाई जाती है वो आपको मिलती है कहाँ पर, समताप मंडल में। आगे हम बात करते हैं वायुमंडल की, जब लेयर डिस्कस करेंगे ना ये संरचना संबंधित, तब वहाँ डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, ये पृथ्वी की सतह से 15 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। परंतु 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 अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक सांद्रण इसका 15 से लेकर के 35 किलोमीटर ऊंचाई के बीच में होता है। ये सूर्य से निकलने वाली जो डेंजरस जो रेज होती हैं, जो किरण होती हैं, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, खा जाती है कह सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट होता है, जो कैंसर जैसी बीमारी होती है पराबैंगनी, अगर ये दोस्तों मैं कहूँ सिंपल सा क्वेश्चन ये कि अगर ओजोन लेयर ना हो, ओजोन गैस ही अगर ना हो इन केस, तो क्या होगा, जो रेडिएशंस होती है सन से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर हमारी स्किन पर पड़ेंगी, वहीं पर हमको कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगा। कैंसर जैसी बीमारियों से हमको बचाती है, ये इसका यहाँ पर योगदान है, राइट। चलिए अब बात करते हैं जलवाष्प के बारे में। दोस्तों जलवाष्प, वायुमंडल में जलवाष्प केवल मात्र 0.0 से लेकर के हम लोग कह सकते हैं 4% तक पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की भांति यह भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। धूल कण क्या होते हैं, ये वायुमंडल में आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके चारों ओर जलवाष्प का संग्रहण होता है। ये आपको चाहो तो नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। अब बात करते हैं वायुमंडल की संरचना के ऊपर। दोस्तों वायुमंडल की अगर हम बात करेंगे तो वायुमंडल में अलग अलग लेयर पाई जाती हैं, ठीक है। और ये लेयर जो हम लोग डिसाइड करते हैं, ये करते हैं वहाँ के तापमान के आधार पर। तो वायुमंडल की संरचना जो होती है या फिर वायुमंडल को किस आधार पर विभाजित किया गया है, तो ये किया गया तापमान के आधार पर। और ये वाला क्वेश्चन आपका MPSI के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तापमान के आधार पर, वायुदाब के आधार पर, वर्षा के आधार पर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इस टाइप का ऑप्शन आपको दिया गया था। ध्यान रखिएगा वायुमंडल की 5 लेयर होती है। पहली होती है क्षोभ मंडल, सेकंड समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, फिर आपकी आती है बाह्य मंडल। ये इसका सीक्वेंस ध्यान रखिएगा कि हम जहाँ पे खड़े हैं हमारे सर के जस्ट ऊपर जो पहली जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, क्षोभ मंडल। उसके बाद कौन सी आएगी, समताप मंडल, फिर आपकी आएगी मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल, ठीक है। ये सही सीक्वेंस वीडियो को पॉज करके बिना चीटिंग करे, बिना डिस्प्ले पे देख करके कमेंट आप फटाफट से मुझे करेंगे अभी, ठीक है। याद जो कर सकते हो वो याद तुरंत कर लिया करो। अब बात करते हैं क्षोभ मंडल क्या होती है। दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर इज क्या, ट्रोपोस्फेयर। दिस इज कॉल्ड क्षोभ मंडल। इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं परिवर्तनशील मंडल, ठीक है। इसको बोलते हैं बदलता मंडल। काफ़ी सारे इसके नाम होते हैं।
ध्यान रखिएगा कि ऋतु से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, बादल का बनना, पाले की मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं हम लोग, आंधी आना, तूफान आना, बिजली कड़कना, ये सभी मौसमी या फिर ऋतु संबंधी जो भी घटनाएं होती है उन सभी की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होगी? क्षोभ मंडल के अंदर होगी। मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों फैक्ट्री में होती है, वो अलग बात है, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, जस्ट आपको याद रहे। दोस्तों इस परत की ऊंचाई अगर हम बात करेंगे तो भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगी? भूमध्य रेखा पर आपकी 16 किलोमीटर हो जाएगी। और जबकि अगर हम बात करेंगे ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई क्या होती है? ये होती है 8 किलोमीटर, जस्ट इसका हाफ। ठीक है, 16 का हाफ क्या होता है? 8 होता है ना, बस ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर। करिए इस तरह से इस बुक को अपनी हाईलाइट। दोस्तों इस प्रत में ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक 165 मीटर की जैसे ही हम लोग ऊंचाई प्राप्त करेंगे, कोई भी वस्तु 165 मीटर ऊंचाई पर जाएगी, जाने पर उसका क्या होगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, मतलब सामान्य ह्रास दर। ध्यान रखिएगा, सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर इसको कहा जाता है, इस घटना को। अब यहाँ पे जो सीधे आप लोग बढ़ेंगे यहाँ पर समताप मंडल पर, देखिए क्षोभ सीमा के ऊपर जो सेकंड लेयर होती है, दूसरी लेयर कहलाती है आपकी समताप मंडल। भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग ये हम कह सकते हैं कि 18 किलोमीटर, और ध्रुव पर कितनी होती है? 50 किलोमीटर। देखिए आपको क्षोभ मंडल के बारे में पता होता है कि ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, आप फटाफट लगा देते हैं इसका आंसर, लेकिन आपको समताप मंडल का ये वाला फिगर भी याद ध्यान रखना है। दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया समताप मंडल के बारे में, थोड़ा सा लेवल। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस परत के निचले भाग में तापमान क्या होता है? हमेशा स्टेबल रहता है, तापमान में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, और इसी के आधार पर इसको बोला गया है सम मतलब समान तापमंडल। ठीक है, समताप मंडल इसलिए इसको यहाँ पे कहा जाता है। यह मौसम संबंधी घटनाओं से क्या है? बिल्कुल फ्री होता है। मौसमी जो एक्टिविटी होती है वो टास्क दे रखा है किसको? क्षोभ मंडल को भी है, क्षोभ मंडल वाली लेयर काम करेगी। और जो सेकंड लेयर होती है भाई, हम क्या करेंगे? हम केवल जो आपके एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं ना, जहाँ आप लोग यात्रा करते हो, आप उस समय जो यात्रा करते हो वो करते हो आप लोग हमेशा समताप मंडल वाली लेयर पर, ना कि क्षोभ मंडल वाली लेयर पर। ध्यान रखिएगा, आप जो यात्रा करते हो, ट्रैवल करते हो, हवाई जहाज यूँ जाता है, श्यों उड़ता है नहीं, जब वो स्टेबल वाली कंडीशंस में होता है, ये लेयर आपकी कहलाएगी समताप मंडल। भाई काफ़ी सारे फेज़ होते हैं एरोप्लेन उड़ने के, ऐसा नहीं बस शू उड़ गया बस आप लोग बस पहुंचा दिया, नहीं, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग नाम रखा गया है, उसके बारे में हम किसी और दिन डिसाइड करेंगे, मतलब आपको बताएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस मंडल में 15 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ओजोन गैस की इम्पॉर्टेंस क्या है वो तो हमने जाना ही जाना। ये क्या होती है? कैंसर से हमको मुक्ति देती है। अगर एक बार ओजोन गैस वीक हो गई तो सोचिए फिर कितना बड़ा त्राहिमाम हमारी धरती पर बन सकता है। दोस्तों अब इस मंडल में आपको 15 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन गैस पाई जाती है। अब कभी कभी समताप मंडल के निचले भाग में क्या होता है? आपका मुक्ताभ मेघ विकसित होते हैं, इसको बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। तो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड आखिरकार वायुमंडल की किस लेयर में विकसित होते हैं? एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस ये पूछा गया है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये घटना घटित होती है समताप मंडल में। लिखिए इसको और याद करिए। आगे बात करते हैं मध्य मंडल के बारे में, इसको बोलते हैं कि मेसोस्फीयर। दोस्तों मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? मेसोपोज। क्या बोलते हैं? मेसोपोज। और जिसके ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है? फिर से बढ़ने लगता है। जैसे हम ऊपर जाएंगे क्या होगा? इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, लेकिन समताप मंडल में टेम्परेचर स्टेबल रहता है। ये सब डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आयन मंडल क्या होता है, इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। तो पृथ्वी सतह से 80 से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको मिलेगा क्या? आयनोस्फीयर। और यहाँ पर विद्युत चुंबकीय कण पाए जाते हैं तथा रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। ऐसी कौन सी लेयर होती है जहाँ पर आपका रेडियो तरंगों का परावर्तन मिलता है दोस्तों? तो ये होती है आपकी वायुमंडल की आयन मंडल होता है। इस लेयर में आपको मिलता है क्या? विद्युत चुंबकीय कण। अब दोस्तों आयन मंडल में ऊंचाई के साथ साथ इसकी कुछ सब कैटेगरी भी होती है, इसकी कुछ सब लेयर भी होती है, सब परतें भी होती हैं, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं डी, ई, एफ और जी परत के रूप में।
राइट। डी परत में क्या होता है, आयन मंडल की जो डी लेयर होती है उसमें आपको मिलेंगी रेडियो तरंगे, ये आप देखिएगा। और जो ई परत होंगी उसमें क्या होगा, ये मध्य एवं उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। क्या करती है, ये मीडियम और जो हाई रेंज की जो रेडियो वेव्स होंगी उसका परावर्तन करेंगी। और जो एफ लेयर होगी, ठीक है, आयन मंडल की जो एफ लेयर होगी ये भी मध्य और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती हैं। दोनों की कंडीशंस क्या होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं। आगे बात करते हैं कि जी परत में ये आपको 400 से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। उसके बाद जो अंतिम लेयर होती है ये होती है बाह्य मंडल। ठीक है, ये क्या होता है, बाह्य मंडल। इसमें जो भी हमारे सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो यहीं पर फिक्सिंग चलती है इन सब की। दोस्तों आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत कहलाता है बाह्य मंडल, और यहाँ पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की क्या होती है, प्रधानता होती है। तो वायुमंडल में दो गैस मिलती है, एक मिलती है हाइड्रोजन और एक मिलती है हीलियम। लास्ट वीडियो में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। इसी बुक की सीरीज में एडिशन इन्फॉर्मेशन के तहत लिखिए मुझे एटॉमिक नंबर क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। आप मुझे सोना, चांदी, रेडियम, मरकरी, इसका भी आप मुझे एटॉमिक नंबर लिख के भेजोगे। क्या है राइट आंसर वो मैं आपको नहीं बताने वाला। आगे बढ़ते हैं अब। सूर्य ताप क्या होता है। सूर्य ताप सिंपल सी बात है कि सूर्य से निकलने वाली जो किरण होती है जो अर्थ को गर्म करती है, यही कहलाएगा आपका सूर्य का टेम्परेचर, सूर्य ताप। दोस्तों सूर्य पृथ्वी तथा वायुमंडल की ऊष्मा का प्रधान स्रोत है। भाई सूर्य जो होता है, सन जो होता है, ये पृथ्वी मतलब कि जहाँ हम लोग स्थित हैं, और जो वायुमंडल की जो गर्मी होती है इसका सबसे बड़ा स्रोत होता है। अब पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल के ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा रिसीविंग पावर क्या है इसकी, ठीक है, इसकी रिसीविंग पावर ये रही 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, एक मिनट में प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करता है। अब हम इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ज़्यादा पॉइंट हाईलाइट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। संवहन को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, मतलब कि कॉन्वेक्शन क्या होता है। दोस्तों जब वायु जो होती है ये पृथ्वी के संपर्क में आकर के, वायु है पृथ्वी से टकराई, ठीक है, इसके संपर्क में आकर के अगर कोई वायु गर्म हो जाती है तो ध्यान रखिएगा तब वे लंबवत ऊपर उठती है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर ऊपर उठेगी, और वायुमंडल में क्या होगा, जो ताप होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं संवहन। वायुमंडल में लंबवत तापमान की ये प्रक्रिया संवहन कहलाती है। अब इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना कि रेडिएशंस क्या होती है। रेडिएशंस आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक पिंड ताप के रूप में विकिरण ऊर्जा, मतलब कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा उत्सर्जित करता है। और दिन के समय दोस्तों आपको ध्यान रखना कि दिन के समय सूर्य से प्राप्त जो सूर्य ताप की मात्रा होती है ये पृथ्वी के द्वारा छोड़े गए ताप की मात्रा से हमेशा अधिक होगी, इसलिए तापमान जो होता है उस समय काफ़ी हाई पीक पे होता है, मतलब काफ़ी पीक पे होता है टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपका है केवल अभिवहन क्या होता है। दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हमने इसको हाईलाइट नहीं करा। बाकी आप पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो या फिर बुक में आप बाद में पढ़ लीजिएगा इसको। अब बात करते हैं एल्बिडो। दोस्तों एक ज्योतिहीन वस्तु पर, मतलब कि जिसका खुद का स्वयं का कोई भी प्रकाश नहीं है, एक ज्योतिहीन वस्तु पर गिरने वाला जो सन रेज होगी, जो सौर विकिरण का समानुपात जो वह वस्तु परावर्तित करती है उसे बोलते हैं क्या, एल्बिडो। ठीक है, और पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, सीधे आपको बस केवल ये ध्यान रखना, तो पृथ्वी का जो एल्बिडो होता है वो होता है 0.3%। कितना होता है, 0.3%। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं समताप रेखाएं क्या होती है। ठीक है, आइसोथर्म क्या होती है, समताप समान ताप वाली दोस्तों रेखा मतलब होती है, एक्चुअली ये काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, अगर किसी ए स्थान का टेम्परेचर 30 डिग्री है और बी स्थान का टेम्परेचर 30 डिग्री है तो इन दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वो आपके कहलाएगी क्या, समताप रेखाएं। ठीक है, मानचित्र पर ये रेखाएं खींची जाती हैं, ऐसा नहीं कि कोई बंदा कोई इंची टेप लेके गया हो लाइन खींची हो भूमि के ऊपर, नहीं। ग्लोब को समझने के लिए, मानचित्र को समझने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, उसका रंग अलग से इंडिकेट किया जाता है, इसको हम लोग फास्ट रीड करते हैं ना हम लोग। अब ध्यान से देखिएगा समताप रेखाओं का सिंबल किस टाइप का होता है, कौन सा कलर इसका होता है। मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आपकी क्या, समताप रेखाएं।
अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जो गर्मी के समय में स्थल से, ध्यान रखिएगा, जो गर्मी बढ़ी स्थल से सागर की ओर, ये आपका सागर, सागर की ओर जाने वाली समताप रेखाएं भूमध्य रेखा की ओर तथा सर्दी में ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। ध्यान रखिए, गर्मी के समय में स्थल से सागर की ओर जाने वाली जो समताप रेखाएं होती है या फिर समान जो तापमान वाली जो विंड होती है, हवा होती है, वो हमेशा क्या होंगी, वो सर्दी में ध्रुवों की ओर क्या हो जाएंगी, अपने आप ही मूव कर जाती हैं, ठीक है, डाइवर्ट हो जाती हैं। आगे बात करते हैं वायु दाब और पवन संचार क्या होता है। वायु दाब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर डाले जाने वाले जो भार होता है उसे बोलते हैं क्या, वायु दाब। बस एक फोर्स मारता है ना हवा। और वायु दाब का जो मेजरमेंट होता है वो होता है बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होती है, जैसे कि आपका फेदोमीटर होता है जो समुद्र की गहराई मापता है, ठीक है। रेन गेज, ठीक है, रेन कितने सेंटीमीटर हुई वो नापता है। तो वैसे ही वायु दाब को मापने के लिए जो यंत्र बनाया गया है उसको बोलते हैं बैरोमीटर, ठीक है। जलवायु वैज्ञानिक वायु दाब को हमेशा, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है मिली बार। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कितनी इकाई होती है, इसकी इकाई होती है आपकी मिली बार। अब बात करते हैं समदाब रेखा, आइसोबार। सम मतलब समान, दाब मतलब दाब। तो समान दाब वाले दो या दो से अधिक स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे बोलते हैं समदाब रेखा। समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को ये मिलाती है, ध्यान रखिएगा। और दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने की दर को, ध्यान रखिएगा कि दूरी की प्रति इकाई पर अगर कोई दाब डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं सिंपल 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 दाब प्रवणता। वायु दाब का महत्व क्या है दोस्तों। वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन से वायु में क्षैतिज गति उत्पन्न होती है और इसी के आधार पर हमेशा पवन चलती है, वरना पवन नहीं चलेगी। वायु दाब की पेटियों का ये आकृति दी गई है, इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। और दोस्तों ये केवल सिंपल वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वनडे एग्जाम वाले बच्चों के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसी तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी ब्रॉड में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। केवल इस बुक से काम नहीं चलेगा। बस ये बुक इसलिए कि अगर आप एनसीईआरटी वगैरह प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो थोड़ा बहुत समझ आपकी विकसित हो जाएगी इससे। बाकी जब वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बुक काफ़ी बेनिफिशियल है, तो ये बुक आप बाई कर लीजिएगा मार्केट से। बाकी आपको लगता है कि आपको सुनने से, देखने से आपको सब चीज़ रहती है याद, आप ब्रह्मा के अवतार हो सकता है कुछ बच्चों को लगता हो ऐसा, दुनिया में लोगों को काफ़ी लगता है, तो क्या पता आप भी आने वाले टाइम पे इस टाइप की पर्सनैलिटी बनने वाले हो। दोस्तों फिर आप अपने आधार पे पढ़िए, देखना है देखिए, मत करना बुक बाय तो मत करिए बाय बुक, ठीक है। नहीं करना हाईलाइट तो मत करिए। बट ये हिदायत उन बच्चों के लिए जो किसी भी हालत में, किसी भी हालात में अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। समय सबका कीमती है, आपका भी और मेरा भी, तो इसलिए ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे समझाने में या फिर कैरियर काउंसलिंग में। चलो बात करते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी। दोस्तों ये पेटी हमेशा भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में पाई जाती है। भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी क्या होती है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी भाग पर। बस यहाँ पे आप ध्यान रखिए। आगे चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो एक बार, क्योंकि भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें क्या होती है, हमेशा लंबवत पड़ती हैं, सीधे स्ट्रेट पड़ेंगी। तथा वर्ष भर यहाँ पे क्या होता है, दिन और रात क्या होता है, बिल्कुल बराबर होते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, अगर सूर्य सर के ऊपर पड़ता है आपके तो क्या होता है, उस समय गर्मी बहुत अधिक लगती है ना आपको, तो स्ट्रेट लंबवत आपके ऊपर बढ़ रहा है, तो भूमध्य रेखा पर यही सेम कंडीशंस होती है। और इसके बाद कुछ खास मोस्ट टाइम पे, अच्छा डोल ड्रम कहते हैं, चलिए ठीक है, ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, ये शायद हाईलाइट करने से रह गया। देखिए उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वायुदाब तापमान के कारण होता है, ये आपको अच्छे से मालूम होगा। निम्न वायुदाब तापमान के कारण होता है, इसे हम लोग तापजन्य न्यून दाब कहते हैं। और यहाँ पर जो हवा की मतलब यहाँ पर हवाओं की गति कम होने के कारण वातावरण बहुत ही क्या होता है, शांत होता है। इसे हम बोलते हैं शांत पेटी, इसे बोलते हैं डोल ड्रम। क्या कहते हैं, डोल ड्रम। उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटियाँ। दोस्तों इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है आपका दोनों गोलार्धों में 30 से लेकर के 35 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। और यहाँ पर लगभग वर्ष भर क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। और यहाँ पर हाई वायु दाब भी होगा, हायर टेम्परेचर हायर वायु दाब।
दोस्तों अस्व अक्षांश के बारे में आप पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दोस्तों अस्व अक्षांश की जो आपका जो इसका जो रेंज होती है, इसकी रेंज भी सेम आपकी ये रहेगी 30 से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश के बीच में। अब दोस्तों इस पेटी को अस्व अक्षांश क्यों कहा जाता है? दोस्तों प्राचीन टाइम में ये कहा गया था कि जो नाव चलती थी ना, वो जो त्रिपाल टाइप की जो डाल के चलती थी नाव, त्रिपाल, बड़े बड़े त्रिपाल, ठीक है। तो जैसे जैसे कोई भी नाव, एक्चुअली नावों में जो व्यापार होता था वो होता था घोड़ों के द्वारा। पहले एक्चुअली घोड़ों का काफ़ी अधिक महत्व था। तो जो नाव होती थी, नाव में घोड़ों को बैठा करके यहाँ से वहाँ उसकी सप्लाई करते थे, व्यापार करते थे घोड़ों का। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब जैसे ही कोई भी नाव 30 से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश के बीच में एंटर करती थी, तो जो वायु फोर्स था, जो वायु दाब था, वो काफ़ी हैवी होता था। तो क्या होती थी, नाव काफ़ी हिलने लगती थी, बहुत ज़्यादा क्या होती थी, नाव डगमगाती थी। तो क्या होगा, या तो हमको जो नाव का जो वेट है वो कम करना पड़ेगा। वायु दाब पहले से लग रहा है, उसके ऊपर पूरा फोर्स लग रहा है जो उसको डुबोने की तैयार हो रखी है, ठीक है भैया। वायु दाब का इतना तगड़ा फोर्स है कि जो इसमें सामान है वो सामान सहित पूरे समुद्र में समा सकता है। तो ये एक्चुअली पहले के जो नाविक होते थे वो क्या करते थे, अपने जो नाव का जो वेट था उसे कम करने के लिए घोड़ों को ही क्या करते थे, इस समुद्र में फेंक देते थे। कुछ तो वेट कम हो, कुछ तो घोड़े पहुंचे, 100 घोड़े ना पहुंचे, कम से कम 80 पहुंच जाए, 70 पहुंच जाए, 50 पहुंचे, कुछ तो पहुंचे, जान बचे तो लाखों पाए वाला हिसाब है। अगर गलती से वायु दाब फोर्स, अब जैसे ही वो 35 से लेकर के, ठीक है, अब ये 35 से लेकर 35 डिग्री तक और एंटर करेगा, तो फोर्स और ज़्यादा अधिक बढ़ता था। लगातार ये लोग करते क्या थे, अपने नाव में से कुछ घोड़ों को फेंक देते थे समुद्र के अंदर, इसलिए कहा जाता है इसको क्या, अस्व पेटी। अगर हम दोस्तों बात करें ना, ये कोई छोटा रेंज नहीं है, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री, ये एरिया कोई छोटा बड़ा एरिया नहीं है। आपको पता होगा ना, 1 डिग्री अक्षांश क्या होता है, 111 किलोमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस करने पे 5 किलोमीटर, सॉरी 5 डिग्री तो कितना आ गया, 555 किलोमीटर, माइनस कर लोगे 5 से, है ना। तो सोचिए इतना बड़ा एरिया किलोमीटर का, जहाँ पर अगर कोई भी नाविक जाएगा अपनी नाव को, तो ध्यान से सोच समझ के जाता था, यार वहाँ पे ना कुछ है ऐसा, कुछ जादू टोना वगैरह वहाँ पे कुछ है। लेकिन जैसे कुछ मल्ला करके हमारे जो ज्योग्राफी के जो एक्सपर्ट गए, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर वायु दाब काफ़ी हाई है, इस एरिया में जाना काफ़ी रिस्की है, अगर कभी जाते हो तो रिस्क लेके जाओ, ठीक है। अगर रिस्क लेने का मन ना हो तो कम से कम अपनी जो नाव है उसको अधिकांश खाली करके जाओ। चलो भाई आगे हम बात करते हैं यहाँ दोस्तों कि जो आपका घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था, देखो यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर। अब बात करते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी को। दोस्तों इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्ध में आपको 45 से लेकर के 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाएगा। दोस्तों ये ना आपको विस्तार ध्यान रखना है बस, केवल बुक में विस्तार मैंने कर रखा है हाईलाइट, इंपॉर्टेंट है इसलिए, और एग्जाम में केवल आपसे विस्तार का जो अक्षांश वगैरह होता है डिग्री में वो पूछा जाता है। अब बात करते हैं पवन के बारे में। तो पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब की भिन्नता के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है। जो भी हमारी एयर ट्रैवल कर रही है, जो भी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, हमेशा हमारा वायु दाब रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे पवन हम कहते हैं। पवन की दिशा भी होती है और दिशा के साथ एक गति भी होती है, राइट। अब हम बात करते हैं कि पवन का प्रवाह सदैव हमेशा क्या होता है, उच्च दाब की तरफ होगा, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है, और इसे हम बोलते हैं क्या, पवन की गति। और पवन की गति हमेशा किस बात पर निर्भर करती है दोस्तों, ये करती है दाब की प्रवणता पर। ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2009, एसएससी सीजीएल 2011, यूपीपीएससी सॉरी यूपीटीपीएससी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था 2013 में, और यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था आपका चकबंदी नहीं, उसमें सॉरी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम था, एएसएम असिस्टेंट मास्टर, वो था आपका कलकत्ता डिवीज़न का, वहाँ पूछा गया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं कॉरियोलिस बल क्या होता है। दोस्तों पृथ्वी घूमती है, हम सबको पता है। तो पृथ्वी के घूमने के कारण हवाओं की दिशा में कुछ अंतर आता है, और इसी अंतर को हम बोलते हैं क्या, कॉरियोलिस बल। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फैरल का नियम। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित होती है। तो फैरल के नियम क्या है दोस्तों, फैरल का जो नियम है उसने ये बोला है कि उत्तरी गोलार्ध जो होगा इस हिस्से में पवन हमेशा अपने दाहिनी ओर घूमेगी, और जो दक्षिणी गोलार्ध होगा इसमें पवन क्या होगी, आपकी बाईं ओर विक्षेपित करती है।
ये किसका नियम था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था आपका क्या, फेरल का नियम। अब दोस्तों हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर क्या प्रचलित पवनें क्या होती हैं। वर्ष भर बहने वाली पवनों को, वर्ष भर जो फ्लो करती हैं लगातार, ठीक है, नॉन स्टॉप, उसे हम बोलते हैं प्रचलित पवनें। अब ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी कौन सी होंगी, व्यापारिक हवाएं। इसका केवल आपको रेंज करना है हाईलाइट, 30 से लेकर के 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच में चलता है। नेक्स्ट आपके यहाँ पछुआ पवनें। तो पछुआ हवाएं उस प्रदेश में चलती है जो उपोष्ण उच्च भार क्षेत्रों अथवा अस्व अक्षांशों के उत्तर में ध्रुवों की ओर स्थित होती है। अब दक्षिण गोलार्ध में अगर हम बात करेंगे 40 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में, इन्हें हम लोग कहते हैं पछुआ पवन की रेंज। आप ध्यान रखिएगा, इसे हम बोलते हैं गरजता चालीसा, इसे बोलते हैं प्रचंड पचासा, इसे बोलते हैं चीखता साठा। इसके 3 नाम हैं, चालीसा, पचासा और साठा। ध्रुवीय पवनें। दोस्तों ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर बहने वाली पवन जो होती है उसे हम बोलते हैं ध्रुवीय पवनें। अब इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज दोनों गोलार्ध की तरफ ध्रुवों से 65 डिग्री अक्षांश तक इसका क्या है, फैलावट है, इसका विस्तार है। अब बात करते हैं सामयिक पवनें क्या होती हैं। दोस्तों जिन पवनों या फिर जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार बदलती रहती है, सीजनेबल विंड उसे कहा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है समुद्री एवं स्थलीय समीर कौन सा है। समुद्र समीर, समुद्र में उठने वाली पवनों को हम बोलते हैं समुद्र समीर, सिंपल ध्यान रखिएगा। स्थलीय समीर, स्थल में जमीन पर भूमि पर चलने वाली पवनों को हम बोलते हैं समीर। और घाटी में उठने वाली पवन को, वायु को हम बोलते हैं घाटी समीर। और पर्वत में उठने वाली वायु को हम बोलते हैं पर्वत समीर, स्थानीय पवनें। दोस्तों बस सिंपल से, आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर डिटेल में एक लाइन पढ़ोगे, हाईलाइट करोगे, तो एक सबसे बेस्ट रहेगा ऑप्शंस की मार्केट से जाकर के एक बार हार्डवेयर की दुकान से या फिर कोई पेंट का डब्बा ले आना, डिस्टेम्पर का येलो कलर का डब्बा ले आना, बड़ा सा ब्रश ले आना, सारे पेज को रंग देना, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, कुछ भी बोल लेना। मुझे केवल वो टॉपिक पढ़ाना है आपको जो मोस्ट टाइम पे इस बुक का। मुझे पता है कभी बच्चों के बीच में कमेंट आएंगे कुछ सालों के बाद ना, जब ये वीडियो चलेगा, काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा, तब लोगों के बहुत कमेंट आएंगे सर आपने वो टॉपिक छुड़वा दिया। तो उनको ये सलाह है कि आप सिंपल मार्केट से जाके एक डिस्टेम्पर का डब्बा ले आओ, 5 लीटर का, 10 लीटर का, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो फोकस करते हैं हम यहाँ पर। देखिए लोकल पवनें क्या होती हैं दोस्तों, किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशेष प्रकार की पवनों को हम स्थानीय पवन कहते हैं, ठीक है, लोकल पवन हम कहते हैं इसको। जैसे कि आपकी चिनुक एक लोकल आपकी पवन है, ठीक है। जैसे इंडिया में चलती है लू, अब ये लू क्या है, लू एक पवन को हमने नाम दे दिया और ये डेडिकेटेड हो गई उत्तर भारत की तरफ। तो वैसे ही स्थानीय पवनों को अलग अलग नाम दिया गया। एक आपकी पवन है चिनुक। अब चिनुक का अर्थ क्या होता है, बर्फ़ खाने वाला, हिम खाने वाला। दोस्तों ये क्या होती है, ये शुष्क या फिर गर्म पवन होती है। देखिए बर्फ़ खाने वाला मतलब ये कि जहाँ पे ठंड हो ही ना बिल्कुल भी, शुष्क और गर्म पवन होती है यहाँ पर। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत के ढालों पर और हमको कनाडा में मिलती है। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि जो चिनुक पवन होती है इसका संबंध आखिर जगह किस देश से है। तो या तो आपको देगा ऑप्शंस में संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर आपको देगा ऑप्शंस में रॉकी पर्वत, या फिर आपको देगा कनाडा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों आपकी है हिम झंझावत। ये भी एक पवन का नाम है और ये अत्यंत काफ़ी क्या होती है, ठंडी होती है। और ये कहाँ मिलती है हमको, ये हमको दोस्तों देखने को मिलेगी कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और अंटार्कटिका महाद्वीप में। दोस्तों कनाडा बहुत बड़ा है, संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत बड़ा है। इसका अर्थ ये नहीं कि चिनुक वहाँ पे बह रही है तो आपके सामने ये वाली पवन जो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर हिम झंझावत नहीं बहेगी, बिल्कुल बह सकती है। एक स्थान पे 2 अलग अलग पवनों की वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों पॉइंट है आपका क्या, सिरोको। सिरोको क्या है, पवन का नाम है एक, और ये अत्यंत उष्ण धूल भरी पवन होती है जो हमको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चला करती है। तो ये भूमध्य सागर या फिर सहारा मरुस्थल में हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है हर मटन या फिर हर माटन पवन, पवन का नाम है ये भी, और ये आपको मिलेगी सहारा मरुस्थल में। इसको बोलते हैं डॉक्टर विंड। तो ऐसी कौन सी पवन होती है जिसका उपनाम एक डॉक्टर विंड भी है, या फिर एक ऐसी पवन जिसको हम लोग डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये होती है आपकी हर माटन पवनें। दोस्तों जब ये पवनें गुआना तट में प्रवेश करती हैं तो वहाँ के निवासियों को बहुत राहत देती हैं।
बहुत हेल्प करती हैं। और इसलिए ये पवन क्या होती है, उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। इसलिए वहाँ के लोग इस पवन को बोलते हैं डॉक्टर विंड। अब बात करते हैं विली विली के बारे में दोस्तों। विली विली इस पवन का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, गर्म हवाओं के नाम यहाँ दिए गए हैं और प्रभावित क्षेत्र, मतलब कि इन हवाओं का संबंध किस क्षेत्र से है वो लिस्ट आपको दी गई है। इसी तरह से आपको ये चीज़ हाईलाइट करनी है और ये भी आपको करना है हाईलाइट। ठंडी हवा और गर्म हवा। जैसे गर्म जलधारा बताया था हमने अपनी सीरीज़ के अंतर्गत ही, आपको चैप्टर याद होगा ना, वैसे ही आपकी गर्म हवाएं भी होती हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था एक दो बार दोस्तों कि आखिरकार लू किस प्रकार की हवा है, गर्म, ठंडी, मिस्र या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मिस्र मतलब मिश्रित, मिस्र देश नहीं। देखिए, ब्लैक रोलर पहला करिए हाईलाइट, इसका संबंध है उत्तरी अमेरिका के मैदानों में बहती है गर्म हवा। और एक होती है सेंटा एना, ये आपको मिलती है कैलिफोर्निया में, इसका नेचर क्या है, गर्म है ये भी। और सामल, ये क्या है नेचर इसका, गर्म हवा है ये भी, और ये आपको मिलेगी इराक के अंदर। लू उत्तरी भारत में आपको पता होगा। और यहाँ हम बात करते हैं ठंडी हवा, फाइजेम, ये आपको मिलेगी ब्राज़ील में। ठीक है, नेवाडोस आपको मिलेगा इक्वाडोर में। पापा गो आपको मिलेगा मैक्सिको पठार में। और नार्टे आपको मिलेगा मध्य अमेरिका में। ये सब कैसी है, ठंडी हवाएं हैं। लिस्ट याद कर लीजिएगा, कौन सी हवा कहाँ पर बहती है और उसका नेचर क्या है, ठंडा या फिर गर्म। इसको क्लैश मत करिएगा माइंड में, अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। अब बात करते हैं आर्द्रता तथा वर्षा। दोस्तों आर्द्रता, वायु की जलवाष्प धारिता की मात्रा को हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं इसको आर्द्रता। वायु के अंदर क्या होती है, अपना एक जलवाष्प, छोटा सा जलवाष्प होता है, वो हमको दिखता नहीं है, आर्द्रता हम इसको बोलते हैं। और आर्द्रता को हमेशा ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। तो आर्द्रता को मापने की इकाई क्या होती है, वनडे एग्जाम में बल्ले बल्ले एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चंस। बल्ले बल्ले मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन ये है, ये आपको पता होगा। वैसे अगर नहीं मालूम है तो इसको करिए हाईलाइट कि आर्द्रता की मात्रा को मापा जाता है आखिरकार घन मीटर में, ग्राम प्रति घन मीटर में। और गर्म वायु में जलवाष्प रोके रखने का सामर्थ्य सबसे अधिक होता है। किस प्रकार की वायु में, गर्म वायु में या फिर ठंडी वायु के अंदर जलवाष्प स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, सामर्थ्य अधिक होता है, ये आपको मिलता है गर्म वायु में। यहाँ ध्यान रहेगा आपको। आगे बात करते हैं निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है। दोस्तों ह्यूमिडिटी, अगर हम बात करेंगे वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को हम बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, राइट। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में हम लोग व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका सापेक्ष आर्द्रता, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दोस्तों यहाँ पे आप चाहो तो इसको पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो पॉज करके, लेकिन आपको ध्यान रखना कि सापेक्ष आर्द्रता को किस आधार में मापा जाता है। ये दोस्तों हमेशा आपको मिलेगी प्रतिशत मात्रा में, पहली बात तो ये। लेकिन इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वायु में जो रियल जलवाष्प की मात्रा होगी उसको आप डिवाइड करेंगे, वायु का अधिकतम जलवाष्प सामर्थ्य कितना है, फिर मल्टीप्लाई आप कर दोगे 100 से, निकल के आएगा प्रतिशत। कोई डाउट किसी को? नहीं ना, ये फॉर्मूला आपको नहीं ना, अपने आप बोल रहे हो, हमसे तो पूछ लो। करो बेटा, ये वीडियो ऑफलाइन है, आप बस कमेंट ही कर सकते हो, लाइव में तो कुछ बोल नहीं सकते आप। देखिए विशिष्ट आर्द्रता, दोस्तों वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है और इसे ग्राम प्रति किलोग्राम में हम लोग व्यक्त करते हैं। ग्राम प्रति किलोग्राम में हम इसको व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ओस क्या होती है। दोस्तों जब पृथ्वी पर रात्रि के समय विकिरण के द्वारा वायुमंडल के निचली परत उष्मांक बिंदु से नीचे ठंडी हो जाती है और उसमें उपस्थित जल वाष्प बूंदें क्या होती है, संघनित हो जाती है, तो उस घटना को हम बोलते हैं ओस। इस रूप को, इस स्वरूप को हमको मिलता है ओस। और ये हमको कहाँ मिलेगा देखने के लिए, ये हमको मिलेगा घास के अंदर, फूलों की पत्तियों पर। ध्यान से देखिएगा। आगे बात करते हैं पाला। पाला आपने देखा होगा दोस्तों, फ्रॉस्ट पाले से किसान काफ़ी परेशान होते हैं। पाला जब पड़ता है तो अपने साथ एक बड़ा सा एक शक्ति लेके पड़ता है और जैसे ही पाला गिरता है तो पूरे फोर्स पर किसानों के खेतों पर पड़ता है और खेती क्या होती है, ख़राब हो जाती है। पृथ्वी के धरातल पर जब वायु तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है, जमी हुई नमी के कण से पाला बनता है और ये पाला धरती पर गिरता है छोटी छोटी बर्फ़ के ऊपर। जब आप लोग छोटे थे या फिर आपका पता नहीं, बट मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं छोटा था मैं देखता जब ओले ओले पड़ रहे हैं, जब पाला पड़ रहा है
छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े धरती पर गिरते थे। तो मुझको लगता था भगवान जी ऊपर से बर्फ़ की सिल्ली फेंक रहे हैं, वो आते 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 नीचे पिघल पिघल करके वो इतनी सी सिल्ली बची है, छोटी सी। लेकिन जैसे जैसे हमने साइंस को पढ़ा, सॉरी ज्योग्राफी को पढ़ा, वैसे वैसे हमको थोड़ी सी समझ विकसित हुई। आगे बात करते हैं कोहरे के बारे में। फॉग क्या होता है? कोहरा वायुमंडल का हमेशा निचली परत में आपको मिलेगा देखने के लिए, और निचली परत में छोटे छोटे जल बिंदुओं को ही हम बोलते हैं क्या? कोहरा। धुंध में दोस्तों, सिंपल धुंध का आपको सिंपल ध्यान रखना है कि इसकी रेंज क्या होती है। धुंध आपको 1 किलोमीटर से अधिक या फिर 2 किलोमीटर से कम की रेंज में आपको ये देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं हेज। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपका है ओला। दोस्तों ओला तब बनता है जब जल बूंदे जम जाती हैं। जल की दो अलग अलग बूंदें बहती हुई जो टपक रही है, जल की बूंदें, ठीक है, वर्षा के रूप में, ये इतनी ठंडी होती हैं आपस में मिलके जम जाती हैं और एक ओले का निर्माण करती हैं। ओला। बस। क्लाउड, बादल, ज़्यादा पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है बादलों के बारे में, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि आखिरकार जो निम्न वेग होते हैं, जो निम्न बादल होते हैं, उसकी रेंज क्या होती है धरातल से? आपको ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2000 से लेकर के 6000 तक जो हमको बादल, जो क्लाउड देखने को मिलते हैं, उसमें बोलते हैं मध्यम मेघ। उसके बाद जो हायर पीक पे होते हैं 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हमको मिलते हैं उच्च मेघ। पॉज करके आप पढ़ सकते हो चाहो तो इसको। अब बात करते हैं वर्षा के बारे में। जल के वाष्पीकरण होने से वाष्प वायुमंडल में पहुंचता है तथा ऊंचाई पर तापमान कम होने से उसका क्या होता है? संघनन होता है। तत्पश्चात मेघ बनते हैं तथा वर्षा बूंदों का निर्माण होता है। जब बूंदों का आकार, ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर के 3 मिलीमीटर तक होगा और ये धरातल पर गिरता है, इसको हम बोलते हैं वर्षा। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये जो हम लोग वर्षा जो मापते हैं रेन गेज से, जो यंत्र होता है उसके माध्यम से, डिवाइस के माध्यम से, वर्षा की इकाई क्या होती है? किलोमीटर इसकी इकाई होती है, लीटर इसकी इकाई होती है, ठीक है ना? क्या इसकी इकाई है? तो वर्षा हमेशा मापते हैं दोस्तों क्या? सेंटीमीटर में। अब किस आधार पे मापते हैं? वार्षिक वर्षा इतने सेंटीमीटर हुई। अब बोलो भाई, आप जिस राज्य में रहते हैं, कहीं तो आप रहते होंगे इंडिया के किसी राज्य के अंदर, कहीं भी आप रहते हो, आपका धरातल कुछ तो होगा, उस पर वर्षा पड़ती होगी। तो वार्षिक वर्षा आपके एक्स वाई जेड एरिया पर 250 सेंटीमीटर हुई है, इसका अर्थ क्या हो गया? या फिर जो आप पढ़ते हो एग्रीकल्चर, गेहूं को इतनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, चावल को इतनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, वो भी पढ़ते हो। ध्यान रखिए दोस्तों, क्या होता है कि बड़े बड़े एरिया में, खास तौर पे जो आपके एयरपोर्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पे हमेशा रेन गेज एक डिवाइस लगी होती है। और रेन गेज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ा भारी भरकम यंत्र नहीं है, ज़्यादा खर्चीला यंत्र नहीं है। सिंपल क्या होता है, एक बॉक्स बना होता है, उसमें एक स्केल लगा होता है, ट्रांसपेरेंट स्केल होता है, ठीक है। जैसी वर्षा होती है दौरान उसको सिंपल फिक्स रखा जाता है। अब पानी इसमें भर जाएगा, लगातार बारिश हो रही है, तो जितने सेंटीमीटर पानी भरा, स्केल लिखा होता है सामने, देख लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हमने काउंट कर लिया, इस डेट में 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई। फिर आपकी जुलाई में वर्षा हुई 20 सेंटीमीटर, तो 20 + 5 कितना आ गया? 25 आ गया आपका, राइट। फिर कुछ महीनों बाद फिर से वर्षा हुई, उसमें आपका 30 सेंटीमीटर क्रॉस कर गया पानी, ये मतलब डब्बा भर गया, बॉक्स भर गया। सेंटीमीटर लिखते रहते हैं वहाँ के लोग। जब भी वर्षा होगी रेन गेज का एक मुआयना होगा और वहाँ का रिकॉर्ड मेंटेन किया छोटी सी फाइल के अंदर। भाई सिंपल लिखने के नंबर लिखने हैं, प्लस करना है साल के एंड में, इतनी वार्षिक वर्षा यहाँ पे हुई। कोई रॉकेट साइंस में कुछ खास है नहीं, इसको तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, है ना। चलो आगे हम बात करते हैं, क्या था ये, हाँ, वर्षा के प्रकार। वर्षा 3 प्रकार से होती है। वर्षा के प्रकार को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक आपका संवहन वर्षा होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, जब गर्म हवा ऊपर उठेगी तथा ठंडी होकर के बादल के रूप ले लेती है और वर्षा तब प्रारंभ हो जाती है, इसे हम बोलते हैं क्या? संवहन वर्षा। क्या बोलते हैं इसको? संवहन वर्षा। एक आपकी होती है पर्वतीय वर्षा। क्या होती है? एक आपकी होती है पर्वतीय वर्षा। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर नदी से लदी, सॉरी, नमी से, मॉइस्चर से लदी वायु के मार्ग में अगर कोई पर्वत आ गया, ठीक है। अब नमी थी वायु के अंदर, लगातार वायु बह रही थी, अचानक से उसके सामने एक पर्वत या फिर कोई सा भी अवरोध आ पड़ा, और इस कारण दोस्तों जब नीचे उतरते समय ये शुष्क हो जाती है, तो इससे जो वर्षा उत्पन्न होगी, मतलब जिस ढाल पर वर्षा होती है उसे वर्षा पोषित या फिर
पवन अभिमुख क्षेत्र कहते हैं, जबकि जो विमुख ढाल पर वर्षा नहीं होती है इसे हम बोलते हैं वृष्टि छाया। नेक्स्ट दोस्तों आपकी वर्षा होती है वातार्ग या फिर चक्रवातीय वर्षा। दो विपरीत स्वभाव गर्म और ठंडी जल राशि के आपस में टकराने से जो वर्षा होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग चक्रवातीय वर्षा। चलिए अब बात करते हैं वायु राशियाँ क्या होती है, एयर मैसेज क्या होते हैं दोस्तों। पृथ्वी के धरातल के व्यापक क्षेत्र को घेरे हुए और अग्र धरातलों से घिरी लगभग विशिष्टताओं में समरूप वायु के ढेर को हम कहते हैं वायु राशि। वायु राशि में कुछ भौतिक लक्षण होते हैं, केवल भौतिक लक्षण आपको ध्यान रखने हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक तापक्रम, एक खास दर और एक चाहिए आपको आर्द्रता, बस इनसे मिलकर बनती है आपकी वायु राशि है। वायु राशि के कितने संगठन हैं, 3 संगठन हैं। कौन कौन से, पहला संगठन आपका तापक्रम, हास दर और आर्द्रता, इनसे मिलकर बनती है वायु राशि। बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं फ्रॉन्ट्स वातार्ग। दोस्तों दो परस्पर वायु राशियों के बीच निर्मित जो सीमा सतह होती है उसे बोलते हैं फ्रॉन्ट्स, FRONTS। नेक्स्ट पॉइंट आपका है साइक्लोन। दोस्तों चक्रवात निम्न वायु दाब का एक तंत्र होता है। चक्रवात हमेशा लो प्रेशर का एक तंत्र होगा जिसमें वायुदाब प्रवणता तीव्र रहती है। चक्रवात में पवन घूमती हुई चलती है हमेशा। साइक्लोन जब भी आएगा वो राउंड 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 आएगा। और चक्रवात में पवन हमेशा क्या होती है, घूमती हुई चलती है। और उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा हमेशा क्या होगी, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमेगी। अब घड़ी की सुई का थोड़ा सा देखिए, निहारिए, आपके घर में घड़ी होगी, घड़ी को देखिएगा, इसके अपोजिट साइड में हमेशा क्या होती है, साइक्लोन चलते हैं। और अंदर की ओर ध्यान रखिएगा कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में और अंदर की ओर होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, ध्यान रखिए इस चीज़ को, अब लिखिए, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में क्या होती है, हवाएं चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शीतोष्ण, इसका अक्षांश क्या होता है 30 डिग्री से 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के मध्य आपके जो चक्रवात चलता है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शीतोष्ण चक्रवात। और इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है 150 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। दोस्तों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक निम्न भार का एक तंत्र होता है। सिंपल आपको इसका विस्तार ध्यान रखना है। इसका विस्तार 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा तक रहता है। सब आपको हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने, बस यही आपको पॉइंट ध्यान रखना है। चक्रवातों का जो केंद्रीय भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चक्रवातों का केंद्रीय भाग चक्रवात की आंख या शांत क्षेत्र कहलाता है। इसमें आपका आएंगे हरिकेन भी क्या एक चक्रवात है, टाइफून क्या एक चक्रवात है, टॉर्नेडो क्या एक चक्रवात का ही प्रकार है। अब हरिकेन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। बाकी दोस्तों लास्ट में ना जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है, लगातार जितने भी आपको चक्रवात मैंने अब तक अपनी लाइव क्लास में डिस्कस करे हैं करंट अफेयर की सीरीज़ के तहत, ठीक है, आपको याद होगा, पेड या फिर अनपेड जितने बच्चे हमारे क्लास को इस वीडियो को देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, और वो सब बच्चे मुझे सभी यास, बुरेवी, निवार, निसर्ग, है ना, और क्या नाम था, गुलाब चक्रवात वगैरह, ठीक है, अम्फान चक्रवात वगैरह, उन सब का नामकरण किसने किया था, किस देश ने किया था, और ये इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। रिवीजन है तो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेके एग्जाम में जाओगे तो ही एग्जाम क्रैक है, ठीक है, कॉन्फिडेंस, तैयारी वाला कॉन्फिडेंस, ना कि बस यूट्यूब पे वीडियो वॉच कर लिए 15-20 एग्जाम से 1 घंटे पहले बन गए तुगलक खान, पहुँच गए एग्जाम देने के लिए, ऐसे वाला कॉन्फिडेंस नहीं, पढ़ाई वाला कॉन्फिडेंस। तो करिए कमेंट, वीडियो को पॉज करिए। दोस्तों बात करते हैं हरिकेन के बारे में। दोस्तों हरिकेन इसका संबंध कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी की परिक्रमी उष्णकटिबंधीय तूफानों से होता है। इसकी स्पीड क्या होती है हरिकेन की, इसकी स्पीड होती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और नेक्स्ट आपका है टाइफून। दोस्तों पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हम टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। आप इसकी स्पीड चाहो लिख लीजिएगा, इसकी गति होती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट आपका है टोर्नेडो। टोर्नेडो की स्पीड ध्यान रखिएगा, इसकी स्पीड होती है आपकी क्या, 300 से लेकर के 500 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये एक अत्यंत तीव्र न्यून दाब केंद्र के चारों ओर विकसित वायु की तीव्रता से घूर्णन टोर्नेडो कहलाता है। प्रति चक्रवात क्या होता है, एंटी साइक्लोन, मतलब कि प्रति चक्रवात वर्ताकार
समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का एक ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में वायु दाब सबसे हायर होगा, जो कि बाहर की ओर क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होते रहता है, कम होते रहता है, घटता रहता है। ठीक है, आपको बस इसके यहाँ पर रेंज रखनी है। और इसके केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर जाएंगी, और केंद्र का मौसम हमेशा क्या होता है, साफ होता है, और वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं होती है। दोस्तों अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महाद्वीप के बारे में। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो चाहो तो डिसलाइक मार सकते हो, चाहो तो क्या हम पक्का डिसलाइक मारेंगे। अगर किसी ने भी कोई दृढ़ संकल्प कर रखा है कि हर एक वीडियो में डिसलाइक मारना है तो प्लीज़ 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 आप डिसलाइक मारिए। वजह कुछ हो तो टाइप करिए, वजह कुछ ना हो, बस डिसलाइक करना एक शौक हो, आपका पैशन हो, लाइफ में ज़िंदगी का एक उद्देश्य हो डिसलाइक करना, तो आप डिसलाइक करिए। ठीक है, और जो बच्चे लगातार इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो सब बच्चे मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर फोटो मुझे पिक लेकर के खींच करके भेज देंगे, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट लगातार हमको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो मुझे सिलेक्शन देने वाले हैं इस वर्ष, राइट। बुक लीजिए मार्केट से, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा किसी बुक का, ना ही इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर गलती से कभी फ्यूचर में लिंक देना पड़ गया बच्चों की वजह से तो आप ऑनलाइन बाय करना चाहो कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है आपको, बट पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके अपनों को काफ़ी उम्मीद है आपसे कि आप सिलेक्शन लेने वाले हैं, आप पढ़ रहे हो। एक तो क्या पढ़ रहे हो और एक आप पढ़े हुए हो, पढ़े हुए हो में मतलब और पढ़ रहे में फ़र्क होता है। ठीक है, थिंक अबाउट इट। सो गाइज अगला पॉइंट हमारा रहेगा 5.7 वाला महाद्वीप का, इसको हम करेंगे कवर। विश यू ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।